इस वीडियो में हम बात करेंगे अकाउंटेबिलिटी एंड एथिकल गवर्नेंस की। तो अकाउंटेबिलिटी इन सिंपल टर्म आंसरेबिलिटी होता है। आंसरेबिलिटी मतलब आपने कोई काम किया है या कोई आपका डिसीजन है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर फिक्स कर दी जाती है। दैट इज़ योर अकाउंटेबिलिटी। ठीक है, क्यों इम्पॉर्टेंट है अकाउंटेबिलिटी? इसका अकाउंटेबिलिटी इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये इंसान को केयरफुल बनाती है। क्योंकि जब वो किसी भी चीज़ को डिसाइड करने में या कोई एक्ट करने में, क्योंकि अल्टीमेटली इवेंचुअली वो अपने एक्ट के लिए, अपने जो उसका कार्य है उसके लिए या कोई डिसीज़न है उसके लिए ज़िम्मेदार वही ठहराया जाएगा। तो इन दैट केस वो पर्सन इंश्योर करेगा कि जो उसकी सर्विस डिलीवरी हो वो बेटर क्वालिटी की हो। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई अगर ब्रिज बन रहा होता है तो अल्टीमेटली जो इंजीनियर्स हैं उसमें उनके ऊपर जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है। तो उसकी ये ज़िम्मेदारी बन जाती है कि अगर फ्यूचर में कुछ होता है तो हमारे ऊपर ज़िम्मेदारी आएगी तो हम अच्छी सर्विस डिलीवरी दें। ठीक है। डिस्करेजेस बैड वर्क एंड इनकरेजेस गुड वर्क। फिर आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है वहाँ पे एक ऑर्डर आ जाता है। मतलब ऐसा नहीं हो जाता है कि भाई इनका काम था, ये तो इनका काम है, ये उनका काम है। एक प्रॉपर ऑर्डर आ जाता है, सबको पता होता है कि ये भाई ये मेरी जिम्मेदारी है और इसके लिए मुझे ही बोला जाएगा कल को। तो लोग अपने काम को सिंसियरली करते हैं। तो आपके ऑर्गेनाइजेशन में एक ऑर्डर आ जाता है। रिड्यूसेस करप्शन एंड फाइनेंशियल मार्क प्रैक्टिसेस। मतलब करप्शन भी जो होता है वो कम हो जाता है जब अकाउंटेबिलिटी फिक्स हो जाती है। ठीक है। और गलत मतलब ऐसा नहीं, क्योंकि करप्शन तभी होता है जब हमको ये नहीं पता, आइडेंटिफाई कर पाना मुश्किल होता है कि भाई किसकी अकाउंटेबिलिटी है इस काम के लिए। तो यहाँ पे करप्शन के चार्ज होते हैं वो कम हो जाते हैं। फिर उसके बाद आता है एथिकल गवर्नेंस। गवर्नेंस क्या होती है? गवर्नेंस होता है आपका जो पब्लिक सर्विसेज को मैनेज करना इस गवर्नेंस। ठीक है। अब एथिकल गवर्नेंस वो होती है जो करती है, जो प्रमोट करती है पब्लिक गुड, यानी लोगों के बेटर पब्लिक सर्विस डिलीवरी, बेटर पब्लिक गुड, और इंश्योर करती है कि पब्लिक इंटरेस्ट को कम से कम हार्म हो। दैट इज़ बेस्ड ऑन एथिकल वैल्यूज़। एथिकल वैल्यूज़ क्या होती हैं आपकी? जो पब्लिक सर्विस की एथिकल वैल्यूज़ होती है, इंटीग्रिटी, ऑनेस्टी, ऑब्जेक्टिविटी, इम्पार्शलिटी, इन सारी वैल्यूज़ पे बेस्ड जो गवर्नेंस होती है दैट इज़ योर एथिकल गवर्नेंस। ठीक है। रिलेशन बिटवीन अकाउंटेबिलिटी एंड एथिकल गवर्नेंस। अकाउंटेबिलिटी प्रमोट्स एथिकल गवर्नेंस। मतलब अकाउंटेबिलिटी होती है वो एक एथिकल गवर्नेंस को प्रमोट करने का, उसको इंक्रीज़ करने का कार्य करती है। फिर मैनिफेस्टेशन ऑफ अकाउंटेबिलिटी को हम देखते कैसे हैं? जो पूरा सिस्टम है आपका, जो पूरा एडमिनिस्ट्रेशन है, उसमें हम किस तरह से अकाउंटेबिलिटी का मैनिफेस्टेशन को देखते हैं। पहला है पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव टू पीपल, यानी जो आपके पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव हैं, जो आपके MLAs हैं या MPs हैं, उनका पीपल के प्रति, उनका जनता के प्रति जो अकाउंटेबिलिटी है वो कैसे हमें दिखती है। तो वहाँ जो अकाउंटेबिलिटी मैकेनिज़्म है सबसे बड़ा, सबसे इम्पॉर्टेंट जो है वो है इलेक्शन। हर 5 साल पे इलेक्शन होते हैं और जनता को जवाब देना पड़ता है, जो हमारे नेतागण हैं उनको। तो वो अकाउंटेबिलिटी ही होती है, इलेक्शन। ठीक है। फिर ऑप्शन होता है नोटा का, या अगर हम फ्यूचर में बात करें तो राइट टू रिजेक्ट की बात हो रही थी, राइट टू रिकॉल की बात करी थी। ये सारी चीज़ें भी अकाउंटेबिलिटी मैकेनिज़्म है। ये अभी इंडिया में नहीं आ पाए हैं, लेकिन स्टिल दे आर अकाउंटेबिलिटी मैकेनिज़्म। फिर पब्लिक डिस्क्लोजर ऑफ असेट्स एंड लाइबिलिटी बाय पब्लिक सर्वेंट्स। ठीक है। इलेक्शन के दौरान जो पब्लिक सर्वेंट्स हैं, जो आपके पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव हैं, वो अपनी एसेट्स को डिस्क्लोज़ करें। ठीक है। फिर गवर्नमेंट सर्वेंट टू पीपल, जो हमारे IAS ऑफिसर या PCS ऑफिसर और जो अदर गवर्नमेंट सर्वेंट हैं, वो सारे के सारे लोगों के प्रति किस तरह से अकाउंटेबल होते हैं। पहला तो होता है RTI एक्ट के द्वारा। फिर जो आपके एंटी करप्शन ऑम्बड्समैन होते हैं उनके द्वारा। ऑम्बड्समैन मतलब लोकपाल और लोकायुक्त। और उसके बाद पब्लिक डिस्क्लोजर ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटी ऑफ की सिविल सर्वेंट, जो कि आपके की सिविल सर्वेंट्स हैं, उनकी पब्लिक डिस्क्लोजर होना। ठीक है। उनकी संपत्तियों का पब्लिक डिस्क्लोजर होना। फिर एग्जीक्यूटिव जो होती है, एग्जीक्यूटिव किस तरह से लेजिस्लेचर पे आपकी अकाउंटेबिलिटी बनाती है, एग्जीक्यूटिव की अकाउंटेबिलिटी कैसे फिक्स होती है लेजिस्लेचर पे। तो सबसे पहले तो पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमिटीज़ होती हैं, जैसे एस्टीमेट कमेटी, PAC। ठीक है, ये सारी चीज़ें। फिर नो कॉन्फिडेंट मोशन, फिर CBI, CVC, ये सारी चीज़ें जो होती हैं ये लेजिस्लेचर पे, एग्जीक्यूटिव पे लेजिस्लेचर की
अकाउंटेबिलिटी फ़िक्स करती हैं। फिर उसके बाद गवर्नमेंट सर्वेंट अपने से ऊपर जो हायर उनके जो बॉसेस हैं उनके प्रति किस तरह से अकाउंटेबल होते हैं। तो भाई हायरार्की सिंपली होता है, हायरार्की लोअर से ऐसी है कि लोअर से अपर की तरफ है, यानी यहाँ पे इस लेवल पे किसी ने कोई कार्य किया है तो उसकी ज़िम्मेदारी आपको आपसे ऊपर जो बॉस होंगे आपको उनको तो सिंपली बताना ही पड़ेगा कि आपने क्यों ये काम किया। ठीक है, अलग अलग तरह की आपसे रिपोर्ट्स मांगी जा सकती हैं। डिसिप्लिनरी पावर होती है सस्पेंशन की। ठीक है, इसके अलावा इंडिपेंडेंट रेगुलेटर्स होते हैं, इन हाउस अकाउंटेबिलिटी होती है। फिर उसके बाद हम बात करते हैं कि जो डिफरेंट गवर्नेंस में हम एथिकल एंड मॉरल वैल्यू कैसे इंश्योर कर सकते हैं। तो गवर्नेंस में आपकी पॉलिटिक्स भी आती है, गवर्नेंस में आपके जो पॉलिटिक्स आती है, गवर्नेंस में आपकी एग्जीक्यूटिव भी आती है, और गवर्नेंस में आपके जो आपकी रेगुलेटर संस्थाएं हैं वो भी आती हैं। तो सबसे पहले हम परमानेंट ब्यूरोक्रेसी या एग्जीक्यूटिव को देखते हैं, क्योंकि हमारा जो ताल्लुक़ है वो सीधे सीधे इसी से है, हम इसी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। सो सबसे पहले आता है कि इसके लिए हमें सबसे पहले मेरिट बेस्ड सिलेक्शन होनी चाहिए, जो कि होते ही हैं। और कैंडिडेट्स, थोड़ा सा यहाँ पे हम ट्रांसपेरेंसी ला सकते हैं अगर कैंडिडेट्स अपनी कॉपी भी देख सकें। फिर एथिक्स को ट्रेनिंग का पार्ट बनाना चाहिए। एक इंटीग्रिटी पैक्ट साइन होना चाहिए। जब भी हम कोई भी सिविल सर्वेंट है वो किसी को कॉन्ट्रैक्ट देता है तो वहाँ उसके साथ में एक इंटीग्रिटी पैक्ट भी साइन होना चाहिए। फिर ऐसा ना हो कि मतलब जनता का जो काम है ना वो मोस्टली जो भी पब्लिक सर्विस डिलीवरी सिस्टम है उसको हम कोशिश करें कि थ्रू ऑनलाइन मीडियम हो, थ्रू ऐसा ना हो कि उसको बार बार किसी अधिकारी के पास जाना पड़े अपने काम करवाने के लिए। तो जितना ज़्यादा ऑटोमेशन हो जाएगा चीज़ों का, जितना ज़्यादा अधिकारी और अधिकारी जनता के पास काम करवाने के लिए जितना कम जाएगा उतना ज़्यादा अकाउंटेबिलिटी मैकेनिज्म होगा। फिर पब्लिक डिस्क्लोजर ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटी ऑफ ब्यूरोक्रेट्स, मतलब ब्यूरोक्रेट्स के पास जो भी आपकी असेट्स हैं, जो भी आपकी लायबिलिटीज़ हैं, उनका पब्लिक डिस्क्लोजर हो। कॉल सेंटर बनाए जाएँ जो कि ऐसे कंप्लेंट्स रजिस्टर करे जा सकें जहाँ पे जो करप्ट अधिकारी हैं उनके पास, जिन्होंने सही से काम नहीं किया उनके खिलाफ। ठीक है, सिंप्लीफिकेशन ऑफ कोड्स एंड रूल्स और कोड्स का सिंप्लीफिकेशन हो, बेटर सिटीजन चार्टर हो, लोगों को अवेयरनेस हो उनके राइट्स की कि सिटीजन चार्टर अगर हम बेटर है तो वो भी एक अकाउंटेबिलिटी मैकेनिज्म होता है फॉर द परमानेंट एग्जीक्यूटिव। फिर आता है आपका जो रेगुलेटर्स होते हैं जैसे कि इरडा, सेबी, आरबीआई, इनके लिए क्या है कि ऐसी सिचुएशन बनाई जाए कि मतलब इसमें जो सिलेक्शन हो वो वहाँ पे नो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो, यानी ऐसा ना हो कि जो उनका पैनल हो जाए उसमें ऐसे लोग हों जिनका कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट कोई हो। तो इस चीज़ को इंश्योर किया जाए। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट ये होता है कि भाई आप जांच पैनल में हैं किसी में और वहाँ आप वहाँ जहाँ पे काम कर रहे हैं आपको उसी की जांच करनी है और उसमें आपको कोई जानने वाला व्यक्ति होता है, दैट इज़ योर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। फिर ऑब्जेक्टिव सिलेक्शन ऑफ फंक्शनरीज, ऐसा ना हो कि मतलब सिलेक्शन प्रोसीजर जो इनके मेंबर्स हों उनकी जो सिलेक्शन प्रोसेस पूरी तरह से ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। नो पोस्ट रिटायरमेंट पोस्टिंग, एक बार आपकी जो पोस्टिंग होनी चाहिए आफ्टर रिटायरमेंट आपको कोई ऐसी ल्यूक्रेटिव पोस्ट नहीं मिले। फिर जो आपका रेगुलेशन मॉडल हो वो काफ़ी कंसाइज हो, काफ़ी क्रिस्प हो और साइंटिफिक और ऑटोमेटेड हो। तो जिससे ये ऐसा ना हो कि मतलब ओपेक हो। अगर आपका जो रेगुलेशन का मॉडल है वो ओपेक होगा तो आपके ऊपर अकाउंटेबिलिटी जो है वो आपकी एक फिक्स नहीं होगी। ठीक है, देन ये दोनों ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे इसमें, स्पेशली जो आपका ब्यूरोक्रेसी वाला था। इसके अलावा अब हम पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव में अगर देखें तो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव जो आपके मंत्रीगण हैं उनकी बात हो रही है। उसमें क्या होता है कि भाई इनके लिए एथिकल इमर्शन प्रोग्राम्स हो जिसमें एथिकल पॉलिटिकल मेंबर्स प्रमोट हों। ठीक है, इसके लिए मतलब एथिक्स को प्रमोट करने के लिए इस तरह से प्रोग्राम्स की व्यवस्था की जाए। कोई भी अगर मिनिस्टर ऐसा है जिसके ऊपर मतलब कोई भी ऐसा नेता है जिसके ऊपर या मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली है उसके ऊपर क्रिमिनल चार्जेस हो तो स्पेशली उसको कभी भी मिनिस्टर नहीं बनाया जाए। और अगर किसी के खिलाफ करप्शन का चार्ज है तो वहाँ पे इंडिपेंडेंट बॉडी जो हो वो इन्वेस्टिगेट करे। मैंडेटरी पीरियोडिक रीसफलिंग ऑफ मिनिस्ट्रीज़ की, पोर्टफोलियो चेंज होते रहने चाहिए। नहीं तो क्या होगा कि कोई एक मिनिस्टर अगर कहीं पे बहुत लंबे टाइम तक है तो उसके वहाँ नेक्सस बन जाते हैं और वहाँ पे करप्शन के चांस हाई हो जाते हैं। फिर उसके बाद
मैंडेटरी 360 रिव्यू होना चाहिए मिनिस्टर्स का, एक इंडिपेंडेंट बॉडी द्वारा ये रिव्यू होना चाहिए कि उन्होंने कैसा काम किया है पूरे साल भर में, ठीक है। फिर उसके बाद करप्ट मिनिस्टर के अगेंस्ट एक ऐसा कॉल सेंटर या ऐसी कोई व्यवस्था होनी चाहिए जहां पर पब्लिक अपनी कंप्लेन को लॉन्च कर सके, ठीक है। फिर उसके बाद आता है कि एथिकल एंड मॉरल वैल्यूज़। अगर हम पॉलिटिक्स में बात करें, यहाँ पे हमने पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव की बात की थी और अब हम बात करते हैं सिर्फ पॉलिटिक्स की। तो पॉलिटिक्स जो मतलब जितने भी हमारे पूरी पॉलिटिक्स नेतागण जो होते हैं उनमें उसमें कैसे हम अकाउंटेबिलिटी या एथिकल मॉरल वैल्यूज़ को इंक्रीज़ कर सकते हैं। तो उसके लिए होना चाहिए कि भाई जो भी उनका डोनेशन हो, जो भी उनका एक्सपेंडिचर, उसकी प्रॉपर ऑडिट मैकेनिज़्म हो, उसकी ऑडिट हो कि भाई कहाँ से धन आया, कहाँ से किसने कैसे दिया, इसकी ऑडिट मैकेनिज़्म होनी चाहिए। मोस्टली जो डोनेशन हो वो एक्सेप्ट हो डिजिटल फॉर्म में। फिर इंटरनल डेमोक्रेसी होनी चाहिए पार्टीज़ में, ऐसा ना हो कि डायनेस्टिक पॉलिटिक्स चल रही है कि भाई परिवारवाद पूरा चला आ रहा है। फिर जो कुछ भी मतलब जो भी हमारे नेतागण हैं उनकी पब्लिक डिस्क्लोज़र हो, उनकी एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन की, उनकी क्रिमिनल हिस्ट्री की, उनकी एसेट की, उनकी लायबिलिटी की। फिर पॉलिटिकल पार्टीज़ आरटीआई के अंतर्गत आएँ। फिर जो एथिकल जिनके मतलब पॉलिटिकल मेंबर्स हैं उनकी एथिकल उनके अंदर जो एथिकल क्वालिटीज़ हैं उनको प्रमोट किया जाए और इसके लिए एक उनकी पीरियोडिक जांच हो और उनका पीरियोडिक जो उनकी एक रिपोर्ट है वो इलेक्शन कमीशन को सबमिट की जाए। फिर लेजिस्लेचर में, यहाँ हमने पॉलिटिकल पार्टीज़ की बात की, अब हम बात करते हैं कि लेजिस्लेचर में किस तरह से हम एथिकल वैल्यूज़ को इंश्योर कर सकते हैं। तो पहली बात है कि कोई भी मतलब फाउल लैंग्वेज का प्रमोशन ना हो, ठीक है। पार्लियामेंट्री प्रिविलेज नॉट टू शील्ड अनएथिकल एक्ट्स ऑफ मेंबर्स। जो पार्लियामेंट्री जो उनको प्रिविलेजेस मिलते हैं उन प्रिविलेजेस का दुष्प्रयोग ना हो उनको उनके अनएथिकल एक्ट्स को छुपाने के लिए। फिर स्पीड अप प्रोसीडिंग ऑफ क्रिमिनल करप्शन केस अगेंस्ट मेंबर्स, यानी जो उनकी क्रिमिनल एंड करप्शन केसेस हैं उसकी जो प्रोसेस है उसको स्पीड अप होना चाहिए, वो मतलब तेज़ी से उस चीज़ को स्पीड अप करना चाहिए। फिर जो हम एंटी डिफेक्शन लॉ है उसका हम देखते हैं कि उसकी रिपोर्ट में आने में काफ़ी टाइम लग जाता है, तो उसका भी प्रोसेस को फास्ट होना चाहिए, उसका टाइम जो है वो फिक्स होना चाहिए। फिर इलेक्शन कमीशन इलेक्शन की पेटिशंस को सुनने के लिए एक अलग सेपरेट कोर्ट बनाया जाना चाहिए ताकि इलेक्शन की जो पेटिशंस हैं वो नॉर्मल केसेस से अलग हो सके और उस पर जल्दी से जल्दी कार्रवाई हो सके, ठीक है। और जो भी लोग उसमें गिल्टी पाए जाएं उनको दोबारा इलेक्शन में पार्टिसिपेट करने के लिए नहीं मौका दिया जाए। तो ये था आपका इस यूनिट का ये पार्ट। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।